नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 6 नवंबर 2019 का उत्तराखंड टेट जो आपका 2024 में अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी का हिंदी का PYQ है, आपका हिंदी का प्रीवियस ईयर 6 नवंबर 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 2021 का पेपर सॉल्व कर दिया है, तो आज थर्ड पेपर है आपका, सेकेंड है आपका 2019 का पेपर। तो क्वेश्चन है आपका कि भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा कौशल विकास होता कैसे है, किस तरीके से होता है, किस किस से होता है। भाषा कौशल 4 प्रकार से होता है। कैसे? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? सुब्बो पल्ली, सुब्बो पल्ली। सु से होगा सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। सुब्बो पल्ली। हमारा कौशल कैसे होता है, भाषा कौशल विकास कैसे होता है? 4 प्रकार से। कैसे? सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर। ठीक है। सुनकर हम जहाँ सुनने में क्या होता है, जहाँ हम अपने अर्थ ग्रहण करने हैं, तो सुनकर हम अपना अर्थ ग्रहण करना मतलब क्या है आपका? सुनना हो गया। बोलकर अपने विचार को प्रकट करना क्या है आपका? बोलना। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, पढ़ना। और लिखकर विचार को प्रकट करना क्या है आपका? लिखना। तो जिसमें हम अर्थ ग्रहण करते हैं किसी चीज़ के, जैसे सुनकर और पढ़कर, इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं? अपना अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? आपका ग्रहण करना मतलब ग्रहात्मक कौशल हो गया आपका। पेपर में आ सकता है आपका कि सुनना और पढ़ना कैसा कौशल है, तो ग्रहात्मक मतलब जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं वो क्या आपका? ग्रहात्मक कौशल है। ठीक है। देखिए, सुनना और पढ़ना क्या ऐसे कौशल जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, वो क्या आपका? ग्रहात्मक कौशल है, ग्रहात्मक कौशल। ठीक है। अब ये है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है आपका? ऐसे कौशल जिसमें अपने विचार को प्रकट करना, विचार जहाँ प्रकट करें वो क्या? अभिव्यक्त करना, मतलब अपने आप को प्रकट करना, अपने आप को रखना, किसी के सामने अपने विचारों को प्रकट करना, अपनी बातों को रखना क्या आपका? अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ठीक है। पेपर में आ सकता है कि लिखना और बोलना क्या है आपका? अभिव्यक्त करना, मतलब विचार को रखना। तो ये क्या हो गया आपका? अभिव्यक्त करना। तो आपका जो है ये मनोवैज्ञानिक के जो है थ्रू ये क्या है आपका? सुनना और बोलना भाषा कौशल है। लेकिन पेपर में आ सकता है कि मनोवैज्ञानिक के मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा कौशल कैसे होता है, तो कैसे होता है? सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, मतलब सुबोपल्ली। पेपर में भी आ सकता है कि मांटेसरी के अनुसार कौशल कैसे होते हैं, तो मांटेसरी के अनुसार होता है कैसे? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये क्या हो गया आपका? मांटेसरी के अनुसार हो गया। ये आपका मनोवैज्ञानिक के अनुसार है आपका। ठीक है। पेपर में आ सकता है कि मांटेसरी के अनुसार भाषा कौशल कैसे होता है, तो सुनकर, बोलकर, लिखकर, पढ़कर। अब मनोवैज्ञानिक से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि मांटेसरी के अनुसार पेपर में पूछा है या मनोवैज्ञानिक से पूछा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका भाषा कौशल शिक्षण विधि कैसे है, ये आपका उपयुक्त सभी होगा। अनुकरण से भी होता है भाषा कौशल, सामूहिक से भी होता है, और भाषा प्रयोग से भी हमारा क्या होता है? आपका शिक्षण विधि होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि कौन सा है, तो कौन सा है आपका? देखें, पहले हम समझते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। ठीक। अल्प प्राण का मतलब क्या है, तो हम समझते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य द्वारा, जो मुख है आपका मुंह, मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है, मतलब कम वायु निकलता है, वो क्या है आपका? अल्प प्राण है। जो जब हम मुख से बोलते हैं तो उसकी कम वायु निकलती है, वो क्या आपका? अल्प प्राण हो गया। महाप्राण क्या है? जिन व्यंजनों को उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन अपेक्षाकृत अधिक, मतलब जिसको हमको बोलने में अधिक समय लगे, क, ख, क को क्या कम समय लगा, ख को बोलने में अधिक समय लगा, तो जिसको कम समय लगा अल्प प्राण, अधिक समय लगा महाप्राण। तो हम समझते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, समझ गए कि जिसको बोलने में हमारी मुख से जो आयु है कम निकलता है, वो क्या आपका? अल्प प्राण है। महाप्राण कौन सा होगा आपका? जिसको बोलने में हमारा अधिक समय लगता है, मुख द्वारा वायु का निर्गमन अपेक्षाकृत अधिक होना, मतलब अधिक बोलते समय अधिक समय लगना, वो क्या है आपका?
महाप्राण है। ठीक है, अल्प प्राण कौन कौन सा होता है? तो अल्प प्राण होता है हमारा, पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, अल्प प्राण कौन सा हो गया आपका? तो अल्प प्राण हो जाएगा आपका जिसमें प्रथम, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गया आपका? अल्प प्राण। महाप्राण कौन सा होगा? 2 और 4। तो अल्प प्राण कौन सा हो गया आपका? क च ट त प, ये क्या हो गया आपका? अल्प प्राण। ग ज ड द ब, ये क्या है? अल्प प्राण। और जो नासिकीय वर्ण है आपका, ये क्या है आपका? अल्प प्राण। महाप्राण कौन सा हो गया? ये जो ख ख है और ग घ। ठीक है, जैसे क ख, आप खुद देखिए किसको बोलने में कम समय लगा? क कम समय लगा, ख अधिक समय लगा। तो जो आपका विषम संख्या है 1 3 5, ये विषम संख्या क्या होगा आपका? अल्प प्राण होगी। सम संख्या क्या होगी आपकी? महाप्राण होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, इसका सही आंसर बताते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि कौन सा है? तो आप पहचानिए कौन सा है आप इसमें। देखिए सबसे अधिक, देखिए हमने क्या होता है? क ग घ, ये घ क्या है आपका? ये तो आपका हो गया चौथा वर्ण। छ क्या हो गया? ये दूसरा। ये क्या होगा? चौथा वर्ण। ये हो गया आपका तीनों महाप्राण हो गए। अल्प प्राण कौन सा हो गया? ऑप्शन ए आपका क्या है? अल्प प्राण है, ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दध्योदन शब्द में कौन सी संधि है? दध्योदन, दध्योदन मतलब इसमें कौन सी संधि है आपकी? ठीक है, अभी पहले तो इसका हम संधि विच्छेद करके देखते हैं कि इसका क्या है। दध्योदन का क्या होगा? तो दधि प्लस योदन, ठीक हो गया, ओदन, दधि, दधि प्लस ओदन। ठीक है, इसका तो संधि विच्छेद हमने कर लिया, लेकिन इसको बताना है कौन सी संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? ए आयादी संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है यड़ संधि, डी है वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये यड़ संधि है। कैसे हम पहचानेंगे? य से पहले क्या लगा है? आधा वर्ण। हमने बताया था कि आपको देखना है कि कौन से शब्द में क्या है। यड़ संधि कैसे पहचानेंगे? शब्दों के बीचों बीच य र ल व त्र से पहले आधा वर्ण आए तो, या बीचों बीच त्र आ गया तो यड़ संधि हो गया। हमने कहा ना कि य र ल व से पहले क्या आएगा? आधा वर्ण। य से पहले क्या आया? आधा वर्ण। तो क्या हो गया आपका? यड़ संधि। या त्र से, या किसी शब्दों में बीचों बीच त्र आ गया तो क्या हो जाएगा आपका? यड़ संधि। तो य से पहले क्या आया? ध, आधा ध, आपका क्या हो गया? यड़ संधि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये आपका है पद्यांश है आपका। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। जब पेपर में पद्यांश और गद्यांश आए तो सबसे पहले आप उसको पढ़िएगा। इससे क्या होता है कि हमारा जब क्वेश्चन हम करते हैं तो जल्दी से आंसर मिल जाता है। तो हम पढ़ते हैं। द्वार खोल गृह के किरणों से आंगन भर, बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी, नयन मूंद रवि की कोमल किरणों को तपता, आने वाले प्रिय वसंत के स्वप्न देखता। अब उनके आगे चुपचाप खड़े वृक्षों पर भर आएंगे पल्लव, गुंजित होगा मरमर, जब उसकी बंसी उसके अधरों से लगकर भर देगी पुलकों की लहरों से पवनों को। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश का मुख्य प्रतिपाद्य है। क्या है आपका? ए है प्रकृति चित्रण, बी है मानवीय चित्रण, सी है वसंत का चित्रण, डी है हेमंत ऋतु की प्रातः काल का चित्रण। इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें डी, ये क्या है आपका? हेमंत ऋतु की प्रातः काल का चित्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चुपचाप खड़े वृक्ष किस मानवीय भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं? ए आलस्य का, बी हर्ष का, सी तटस्थता का, डी है चिंता का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आलस्य का क्या कर रहे हैं? चुपचाप खड़े वृक्ष क्या है आपके? आलस्य का भाव प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बसंत की स्वप्न देखता पंक्ति का आशय है। बसंत का स्वप्न देखता पंक्ति का आशय है किससे? ए सुषुप्त होना, बी है जागृत होना, सी है प्रकृति की प्रेम होना, डी है आशा एवं उत्साह का संचरण होना। ए सुप्त होना या जागृत होना, प्रकृति में से प्रेम होना, या आशा का एवं उत्साह का संचरण होना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बसंत के स्वप्न देखना क्या है? ऑप्शन डी, आशा एवं उत्साह का संचरण होना क्या है आपका? बसंत के स्वप्न देखता। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वार खोल गृह के किरणों से आंगन भर बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? द्वार खोल गृह के किरणों से आंगन भर बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये कौन सा है? ये उपमा है। ठीक है, उपमा हम कैसे पहचानेंगे? उपमा किसे कहते हैं?
उपमा अलंकार को कैसे पहचानेंगे? जहाँ समता या तुलना हो, यहाँ तुलना हो रही है किससे? द्वार खोल गृह के किरणों से आंगन भर बैठा, प्रातः नीरो पृथ्वी पर। यहाँ पे किस में तुलना हो रही है? उपमा का अर्थ होता है क्या? समता या तुलना या बराबरी करना। तो यहाँ पर हम बराबरी हो रहा, तो किसकी बराबरी हो रही है? तो जहाँ बराबरी की हो तो वो क्या होगा? आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है? ए भाषिक नियमों पर अधिकार, बी है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, सी है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, डी है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग की कुशलता का अधिकार क्या है? आपका क्षमता का विकास करने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो और लिखो, देखो और लिखो शिक्षा विधि प्रयुक्त करते हैं? ए मौखिक रचना में, बी निबंध रचना में, सी शुद्ध अभिव्यक्ति में, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या निबंध रचना क्या है? देखो और लिखो। हम निबंध क्या करते हैं? देख कर लिखते हैं। तो देखो और लिखो शिक्षण कैसा है? आपका निबंध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है? भावबोध, बी शब्दार्थ बोध, सी है सरलार्थ बोध, डी है पठन बोध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावबोध क्या है? आपका शिक्षण कविता का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है? ए मौन वाचन, बी आदर्श वाचन, सी अनुकरण वाचन, डी है समवेत वाचन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यह ऑप्शन ए, मौन वाचन क्या है? आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है? ए महापुरुषों की जीवनियाँ, बी है परियों की कहानियाँ, सी रसानुभूति की कविताएं, डी है पौराणिक कथाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परियों की कहानी क्या है? आपका छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आपका पद्यांश था वो 5 नंबर का था, और अब ये गद्यांश जो भी ये भी 5 नंबर का है। इसे हम पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पढ़ते, प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृति प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप को उनका व्याकरण ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे, किंतु यह धारणा है कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश विरासत को। ठीक है, शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरण ढांचे से अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के अंग नहीं माना जा सकता, किंतु नृतंत्र के लिए यह अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा से है? तो किस भाषा से आपका देखते हैं, ए प्राकृत, बी है आपका अपभ्रंश, सी है आधुनिक भारतीय भाषाएं से, डी है हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये संस्कृत किससे संबंध रखता है? प्राकृत भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग न मानने के लिए क्या आधार है? ए शब्द समूह की भिन्नता, बी है व्याकरण ढांचे में भिन्नता, सी उच्चारण में भिन्नता, डी है उपयुक्त सभी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका क्या अपभ्रंश हिंदी साहित्य को अंग न मानने का क्या आधार है? आपका समूह शब्द की भिन्नता, व्याकरण ढांचे में भिन्नता और उच्चारण में भिन्नता क्या अपभ्रंश की न साहित्य के अंग न मानने की आधारशिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत का क्षेत्र किस भाषा तक विस्तृत है? ए प्रादेशिक, बी है मध्य देशीय, सी है सर्वदेशिक, डी है क्षेत्रीय। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वदेशिक क्या है? संस्कृत क्षेत्र का सीमा विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? ए संस्कृत, बी है अपभ्रंश, सी है प्राकृत, डी है हिंदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? ए प्राकृत, बी है संस्कृति, सी है हिंदी, डी है ब्रजभाषा।
इसका सही होगा आंसर ऑप्शन ए, ये प्राकृत क्या आपका गाथा सप्तशती की भाषा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाता है? शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाता है? ए वाचार्थ, बी है लक्ष्यार्थ, सी है व्यंग्यार्थ, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन ए, वाचार्थ क्या आपका शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति आत्मा काव्य युक्ति किस आचार्य की है? किस आचार्य की है? ए वामन, बी भामा, सी ममट, डी है दंडी। तो इसका सही होगा आंसर ऑप्शन ए, या वामन क्या आपका रीति आत्मा का काव्य आचार्य की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इशिप्त शब्द का विलोम शब्द है। ए है अनिशिप्त, बी है अशिप्त, सी औशिप्त, डी है अनिशिप्त। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन ए, इशिप्त का सही होगा अनिशिप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ए विभाव, बी है आलंबन, सी है उद्दीपन, डी है आश्रय। तो इसका सही होगा आंसर आपका डी, आश्रय क्या आपका कि जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या है कितनी? संचारी भावों की संख्या। पहले संचारी किसे कहते हैं हम? मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या अभिव्यचारी कहते हैं। इसको अभिव्यचारी भी कहते हैं, संचारी या अभिव्यचारी कहते हैं। मतलब मन में संचरण करने वाले भावों को क्या कहते हैं? संचारी या अभिव्यचारी। तो कितने होती हैं आपकी? देखते हैं, 30, बी है 32, सी है 33, डी है 35। इसका सही आंसर होगा आपका संचारी भाव कितने होते हैं? 33। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। ए दरिद्रता में आनंद लूटना, बी है मौज मस्ती करना, सी है आनंदमय जीवन जीना, डी है दयनीय होना। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन दरिद्रता में आनंद लूटना क्या है? लंगोटी में फाग खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभागार में बहुत आदमी थे वाक्य है। सभागार में बहुत आदमी थे, ये क्या है? गुणवाचक, बी सर्वनामिक, सी निश्चित परिणामवाचक, डी अनिश्चित परिणामवाचक। इसका सही होगा आपका अनिश्चित परिणामवाचक, क्योंकि उसने कहा कि सभागार में बहुत आदमी थे, इसने परिणाम नहीं बताया, ये अनिश्चित है, कितने थे ये नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम उक्त पंक्ति में किस कवि की है? एक पंक्ति किस कवि की है? सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। ए जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है निराला, डी है आपका मैथिली शरण गुप्त। ये आपकी मैं सुमित्रानंदन पंत की एक कविता की पंक्ति है कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल पद में कौन सा काव्य दोष है? ए है ग्राम्यत्व, बी है क्लिष्टत्व, सी है अश्लीलत्व, डी है श्रुति कटुत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्राम्यत्व क्या है? आपके मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहरपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए जैन काव्य, बी नाथ साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी है रासो काव्य। इसका सही होगा आंसर आपका सी, सिद्ध साहित्य क्या है? आपका सहरपा संबंध का संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतलाल नागर की जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रैदास, डी है मीराबाई। इसका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, तुलसीदास। अमृतलाल नागर की जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस में इसका जीवन का चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या होगा साथ में क्या मैं बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं बताऊं, जो भी तुली पुस्तिका और बीड़ा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू पर बीड़ा। उक्त पद में कौन सा छंद है? ए मालिनी, बी है शालिनी, सी है भुजंगी, डी है इंद्रव्रजा। इसका सही होगा आपका ऑप्शन बी, शालिनी क्या है आपकी, ये आपका छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ए अस्थायी भाव, बी शांत रस, सी अनुभाव, डी व्यवहारचारी भाव। इसका सही आंसर होगा आपका अस्थायी भाव क्या है? भरत मुनि के रस सूत्र से उल्लेख नहीं है आपका, भरत मुनि का अस्थायी भाव से कोई उल्लेख नहीं है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।